Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Biology, grade 10. We are going to start our chapter number 10, gaseous exchange. Gaseous exchange से क्या मुराद है? आप लोगों को पता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारी किस्म की गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एमोनिया, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये सब जो गैसेस होती हैं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऑल द टाइम ये जो गैसेस होती हैं, ये एक्सचेंज होती रहती हैं, किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और अपनी इन्वायरमेंट के साथ। एक गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेल कर रहे होते हैं और एक गैस इन्वायरमेंट एक्सेल कर रहा होता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के प्रोसेस, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दो डिफरेंट प्रोसेस हैं, दोनों सेम नहीं हैं। ब्रीथिंग इज़ जस्ट सांस लेना, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेना, हवा को अंदर लेकर जाना और हवा को बाहर निकालना, ये काम है जस्ट ब्रीथिंग, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ये एक फिज़िकल वर्क है या फिज़िकल प्रोसेस है। वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं वो मैकेनिकली और बायोकेमिकली किस तरह एक्ट करती है, उस ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस किस तरह वो हर सेल के अंदर जाती है और किस तरह वो क्या कहते हैं रेस्पिरेशन में काम करती है और हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी को रिलीज़ करती है। आप लोगों को पता है, क्योंकि हम पीछे 9th में क्लास में पढ़कर आए हुए हैं कि जो हम फूड जो भी हम खाते हैं दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एंड ह्यूमन बींग्स में एनर्जी मीन्स ATP। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर एक्चुअली एनर्जी फॉर ऑल द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल होते हैं, ये सेल जो होते हैं, इनकी ATP तभी बनती है जब इनको ऑक्सीजन मिलती है। सो ऑल द सेल जो प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन अ सेल जो होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और उसको हम कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। इस बात का ख्याल रखना है कि रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग दो अलग प्रोसेस हैं। नेक्स्ट हम हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसलिए सब वो प्रोसेस जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ते हैं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स को लेकर पढ़ते हैं, वही वाले प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर भी हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर क्या है? प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, रिस्पायरेशन भी हो रही होती है और साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्लांट का मेन प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स और वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, और उस फूड को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन भी बनती है और वो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इन्वायरमेंट से प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स एक्सहेल करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में निकालते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, और जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में निकालते हैं वो थ्रू स्ट्रोमेटास करते हैं। अब स्ट्रोमेटा क्या होते हैं? स्ट्रोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। लीव के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे नोज़ होता है, नोज़ में नॉस्ट्रिल्स होते हैं और माउथ होता है जिसके ज़रिए हम एक्सहेल भी करते हैं और इनहेल भी करते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर स्ट्रोमेटाज होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे गौर से, तो इस डायग्राम में ये लीव का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ है और बताया हुआ है गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। अपर सरफेस ऑफ लीव दैट इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ लीव दैट इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। स्ट्रोमेटा अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं, लोअर में भी होते हैं, लेकिन स्ट्रोमेटा जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर, मतलब जो लोअर सरफेस ऑफ लीव होती है उसमें ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है
क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो लीव्स के ऊपर पड़ती है, और अगर पड़ेगी तो ज़्यादा वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा वाटर वेपोरेट हो जाएगा तो जो प्लांट्स हैं उसमें वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें इन्होंने स्टोमेटा ये ओपनिंग बताई हुई है, और ओपनिंग के साथ ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, इन सेल्स के दरमियान में क्या है, एयर स्पेसिस हैं, डिफरेंट मतलब जगह हैं बहुत आपस में, ये बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं है, इनमें स्पेसिस हैं, और इन स्पेसिस में एयर होती है, और वो एयर इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करती है थ्रू स्टोमेटास। ये जो सेल्स है मेसोफिल सेल्स, अब इनमें दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रिस्पायरेशन भी हो रहा है, साइड बाय साइड, मतलब साथ साथ। लेकिन प्लांट्स का क्या चक्कर है कि उनमें दो सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए सनलाइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, या सनलाइट इज़ नेसेसरी। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो दिन के टाइम सनलाइट होती है, सो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, साथ साथ रिस्पायरेशन भी हो रही है। लेकिन एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, ओनली रिस्पायरेशन हो रही होती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस है। जबकि जो रिस्पायरेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है और ऑक्सीजन, और जबकि रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहा है वही ऑक्सीजन जो प्लांट होती है वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल कर लेती है, और जो बाकी होती है वो इन्वायरमेंट में एक्सचेंज कर देती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं प्लांट्स ही से, क्योंकि रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। अब बात आ गई रात को क्या मसला है, रात को फोटोसिंथेसिस बंद हो गई। फोटोसिंथेसिस बंद हो गई मतलब ऑक्सीजन बनना बंद हो गई। अब ऑक्सीजन बंद हो गई, लेकिन रिस्पायरेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, रिस्पायरेशन होता रहेगा। और रिस्पायरेशन को होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, रिस्पायरेशन को होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा कि अब जो ऑक्सीजन प्लांट लेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन वो अपनी इन्वायरमेंट से लेगा, और रिस्पायरेशन जब होती है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो रात के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वो भी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो एक्सचेंज हो रहा है, रिलीज़ हो रही है या यूटिलाइज हो रही है, ये सारा प्रोसेस थ्रू स्टोमेटा हो रहे हैं, जो कि स्मॉल ओपनिंग्स हैं। नेक्स्ट ये कि जो लार्जर प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जिनके बार्क जो होता है वो जो ब्राउन कलर का जो लकड़ी होती है बार्क, वो जो होती है वुड जो होती है, जो रूट होती है वो भी एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब उसमें क्या है कि उसके अंदर, उस बार्क के अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स। ये बार्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी यूज़ होता है फॉर द गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है जनरल सरफेस, मतलब तीसरा जो प्रोसेस होता है वो जनरल सरफेस का भी होता है गैशियस एक्सचेंज। जनरल मतलब जो बहुत ज़्यादा यंग स्टेम्स होते हैं या यंग रूट्स होते हैं, वो क्या होता है, उनकी सरफेस ही इतनी पतली होती है, क्योंकि वो बहुत यंग होते हैं, इसलिए उनकी सरफेस ही इतनी हल्की सी होती है कि उसकी सरफेस से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चलता रहता है। नेक्स्ट है या एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक का लफ्ज़ मतलब होता है एक्वेटिक, एक्वा मीन्स वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। तो हमें पता है पानी का फार्मूला क्या है, H2O, ऑक्सीजन पानी के अंदर होती है। तो ये वाले जो प्लांट्स जो क्या कहते हैं पानी के अंदर होते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन किधर से ले रहे होते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन वाटर से ले रहे होते हैं। जो वाटर में H2O वाला O है, ये ऑक्सीजन प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं। और सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करके अपने आप को ऑटोट्रॉफ बनाते हैं और अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अब इंसानों के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं और अदर जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जो बड़े वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें ह्यूमन आगे, एनिमल्स आगे, इनका जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है उसके लिए पूरा एक सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम।
अब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, दो हिस्सों में क्या कहते हैं डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा ये है कि ट्रैक, कि किस तरह जो हवा है, जो एयर है वो, या जो गैसेस हैं वो हमारे सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। और उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है उन्होंने उसको कहा हुआ है लंग्स, मतलब दूसरा यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में वो लंग्स का आता है। पहला पार्ट जो पैसेज वे है, मतलब जो एयर का, जो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता है, और दूसरा पार्ट क्या है, लंग्स। सबसे पहले पैसेज वे का आपको बताएंगे। पैसेज वे में क्या, वी नो नोज़ एंड माउथ, हमारे जो दो ओपनिंग्स हैं नोज़ एंड माउथ, ये दोनों इस्तेमाल होती हैं सांस लेने के लिए। नोज़ में क्या है, नोज़ में नॉस्ट्रिल्स हैं, दो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो दो ओपनिंग है हमारी नोज़ से। वो नॉस्ट्रिल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे नेज़ल कैविटी है, मतलब यहाँ से गैस होती हुई चलती है। नेज़ल कैविटी के बाद क्या है, नेज़ल कैविटी के बाद आपकी आ जाती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी द पार्ट ऑफ योर माउथ, जो माउथ का ये सारा हिस्सा होता है, मुंह का जो सारा अंदर से हिस्सा होता है, ये ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है। अब आप देखेंगे ओरल कैविटी से नीचे की तरफ जहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है वो आता है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने जो एक ये पाइप है इन्होंने आधा बना के छोड़ दी है। ये वाला कौन सा पाइप है, ये है आपकी ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब ये आपकी वो है फूड पाइप, खाने की नाली। और उसी के बिल्कुल साथ ये वाली जो है ये सांस की नाली, जो हम नॉर्मल उर्दू में बोलते हैं सांस की नाली, ये है खाने की नाली और ये है सांस की नाली। अब सांस की नाली का क्या है, फेरिंग्स के बाद जो सांस की नाली कंटिन्यू होती है, फेरिंग्स के बाद जब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो वो वाली ओपनिंग आती है लैरिंग्स में। दो ओपनिंग है, एक ये फूड पाइप वाली जो मैंने आपको बताया ओसोफेगस, और दूसरी है जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रही है वो ओपन होती है लैरिंग्स। लैरिंग्स के आप यहाँ पे देखोगे कि ये इन्होंने ग्लॉटिस, लैरिंग्स की जो मतलब अपर वाला पोर्शन है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यू कैन से एक छोटा सा ढक्कन या लिड है जो कि फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं तो वो लिड इसके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो फूड पाइप में जाता है और हमारी सांस की नाली में नहीं जाता। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जब आप खाना खा रहे होते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि वो खाना हमारे सांस की नाली में चला जाता है और हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है या वॉमिट स्टार्ट हो जाती है वो। और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक लिड है, एक ढक्कन है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि लैरिंग्स की ओपनिंग को बंद कर देता है जब आप खाना खाते हैं। लैरिंग्स इस एरिया में प्रेजेंट होता है, और जो लैरिंग्स होता है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये लैरिंग्स होता है ये बना होता है क्या कहते हैं उससे, कार्टिलेज से। कार्टिलेज इज काइंड ऑफ अ सॉफ्ट बोन होती है। वो क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं तो जब एयर हमारे माउथ के अंदर जाती है तो वो जो लैरिंग्स होता है उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, और हमें पता है कि जो मेजर थिंग होती है साउंड के मूवमेंट में वो वाइब्रेशन होता है। तो उस वाइब्रेशन से हम डिफरेंट किस्म के वर्ड्स और डिफरेंट किस्म की वॉइसेस अपने मुंह से निकाल सकते हैं, इसलिए जो लैरिंग्स होता है उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद जो फर्दर उसकी ओपनिंग होती है वो होती है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आपका ये है ट्रैकिया, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। अब ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में जो दोनों लंग्स में जाती हैं, एक इस तरफ लेफ्ट वाली लंग में जा रही है और एक राइट वाले लंग में जा रही है, ब्रोंकाई। ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो वो दो ब्रोंकाई बन जाते हैं, और ब्रोंकाई आप ये देखें छोटी छोटी ये क्या कहते हैं इसकी स्टेम्स, ब्रांचेस बन गई हैं छोटी छोटी सी। तो ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये ब्रोंकाई की, मतलब ब्रोंकाई जाके छोटा छोटा डिवाइड होता जा रहा है, और जब ये छोटी से छोटी बनती जाती हैं तो इनको फिर हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गया दरमियान वाला जिसके अंदर ये सेमी सर्कल करके आपको ये नज़र आ रहे होंगे सी बने हुए हैं, ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है दो ब्रोंकाई में, और दोनों ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, शाखें बनती जा रही हैं, और ये जो जब ये शाखें बन जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ब्रोंकियोल्स। और ये जो सी शेप आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज किसे कहते हैं, कार्टिलेज मखनी हड्डी को उर्दू में बोलते हैं। डॉक्टर यानी लाइक आपकी जो नोज़ की जो बोन है आप देखें वो मूवेबल होती है, इसी तरह जो आपके ईयर्स में होती है ये मूवेबल होती है बोन, मूवेबल इन अ सेंस अ लिटिल बिट मूवेबल। तो ये जो कार्टिलेज होता है बड़े सॉफ्ट सा होता है और ये सी शेप होता है। ये क्यों है, ताकि ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये जो हमारा विंड पाइप चल रहा है ये कोलैप्स ना हो जाए, ये सुकड़ ना जाए, ये बंद ना हो जाए। ठीक,
इसलिए ये होता है। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आप इस जो ये ब्लू वाली पिक्चर है ना, ये आप इसको देखोगे, इन्होंने मैग्नीफाई करके आपको दिखाया ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग है ना, ये ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग को बड़ा सा करके दिखाया। अब ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, छोटी छोटी शाखें बन गई हैं, ब्रांचेस बन गई हैं, ट्यूब्स बन गई हैं। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट के बिल्कुल एंड पे, मतलब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके बिल्कुल एंड पे छोटे छोटे बैलून्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये जो एल्वियोलाई हैं इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, छोटी सी ये ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे पतली वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। अब आपने ब्लड वेसल्स पढ़ी हुई हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आपको पता है कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या होता है। कैपिलरीज का मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, जो भी मतलब यूजफुल चीज़ें होती हैं उनके एक्सचेंज के लिए। क्योंकि इनकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, ये बहुत पतली पतली होती हैं, इसलिए इनसे डिफ्यूजन इजीली हो जाती है। सो अब कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज यहाँ पर इस वजह से है फॉर गैशियस एक्सचेंज। अब यहाँ पर क्या है, जो हमने एयर अंदर इनहेल की, हम अंदर लेकर गए, वो यहाँ तक पहुँची, और जब वो यहाँ पर आई तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज में आ गई, और कैपिलरीज में जो खून था उस खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस एल्वियोलाई में चली गई, एल्वियोलाई से डक्ट में चली गई, डक्ट से पीछे रिवर्स होता जाएगा, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, ऊपर से दोबारा से वहाँ से नॉस्ट्रल्स तक आके एक्सेल हो गई। इसमें अब एक बात हमसे मिस हो गई, वो मिस ये हुई कि जो आपका नोज़ होता है और उसमें जो नॉस्ट्रल्स होता है, आपने देखा उसमें टाइनी हेयर्स होते हैं, हेयर्स होता है और म्यूकस होता है, मतलब एक लिक्विड विस्कस सा मटेरियल होता है। वो क्यों होता है कि जब भी, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो साफ़ नहीं होती, बिल्कुल प्योर नहीं होती, दैट ऑल्सो कंटेन डर्ट एंड डिफरेंट हार्मफुल पार्टिकल्स। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल से, तो जब नेज़ल कैविटी में जो टाइनी हेयर्स हैं और जो लिक्विडी मटेरियल होता है वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते लंग्स के अंदर। सिमिलरली जो ट्रैकिया है उसके अंदर भी म्यूकस होता है, वो भी गीला होता है, वो खुश्क नहीं होती, और इसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि जो भी कोई डस्ट पार्टिकल्स आता है वो उसको ट्रैप कर देता है। और इस ट्रैकिया में जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ नहीं होगी। कि मतलब अगर यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो उनकी जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ झाड़ू लगाएंगे। क्यों? ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो दोबारा ऊपर की तरफ से वापस चला जाए, क्योंकि नीचे तो लंग्स हैं, लंग्स से आगे फिर वो इश्यूज आगे की तरफ चले जाएंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिर लंग्स के इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। इससे जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी गंदगी वगैरह वो ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे नहीं आएगी। दी लंग्स, पहला पार्ट क्या था, गैशियस पाथवे, पूरा रास्ता जो एयर का था, एयर पाथवे या गैशियस है। दूसरा पार्ट है लंग्स। अब लंग्स का क्या, वी नो दैट ह्यूमन बींग्स हैव 2 लंग्स और अ पेयर ऑफ अ लंग, वी कैन से पेयर ऑफ लंग है जो किधर प्रेजेंट होता है, जो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि हमारी चेस्ट कैविटी में क्या होते हैं, 12 रिब्स मतलब पसलियाँ होती हैं, और पसलियों का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट देयर इनर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि डेलिकेट ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं। आपका स्टमक भी होता है, आपका हार्ट भी होता है, लंग्स भी, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम डायफ्रैगम बोलते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो आपकी लेफ़्ट लंग होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग, सॉरी, जो आपकी लेफ़्ट लंग, राइट लंग होती है, लंग्स जो होती है वो बड़ी होती है, और लेफ़्ट लंग जो है वो आपकी स्लाइटली स्मॉलर होती है। दूसरा ये कि ये जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, लाइक इट स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। स्पॉन्जी मीन्स इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक, सॉफ्ट के साथ साथ इलास्टिक, मतलब ये एक्सपेंडेबल होती है। आप देखें जब आप सांस लेते हो, व्हेन वी इनहेल एयर, तो क्या होता है, ये जो लंग्स हैं ये बड़ी हो जाती हैं, ये एक्सपैंड कर जाती हैं। और ये एक्सपैंड क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इसके अंदर लचक होती है। नेक्स्ट दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो लंग्स हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, तीनों किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं, पल्मोनरी भी, वेन्स भी, और क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स
पल्मोनरी आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ये तीनों किस्म की इसके अंदर वेन्स होती हैं। कैपिलरीज आर यूज्ड फॉर गैशियस एक्सचेंज, हम पढ़ चुके हैं एल्वेओलार डक्ट में, और जो बाकी दो होती हैं वो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं और वापस लेकर जाती हैं। और जो लंग्स हैं, अब इसके इन्होंने बताया हुआ है कि लंग्स की जो लंग्स हैं ये 2 लेयर से बनी हुई होती हैं। इनकी जो 2 किस्म की लेयर होती हैं, एक को हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और एक को हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो रेड वाली है ये है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और जो ब्लू वाली है ये है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब विस्कस, वो भी किस लिए होता है, ताकि ये खुश्क ना हो जाए और ये अकड़ ना जाए, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिक्विड होता है इस मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मतलब है कि ब्रीथिंग जो है वो किस तरीके से होती है। ब्रीथिंग की जो मूवमेंट है, सांस लेने की जो मूवमेंट है, दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स या दैट इज़ ऑफ 2 फेजेस। नंबर 1 इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन अंदर लेके जाना, एक्स मतलब बाहर निकालना, एग्जिट से निकला है। इनहेलेशन भी बोलते हैं, इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन मतलब सांस को जब हम अंदर लेकर जाते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू आवर बॉडी, और एक्सहेलेशन जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, मतलब एयर को एक्सक्रीट करते हैं, एक्सहेल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन में क्या होता है कि जब आप सांस लेते हो, जब आप सांस को इनहेल करते हो, तो आप देखते हैं कि जो आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है, जो आपकी रिब्स होती हैं, वो रेज्ड हो जाती हैं, वो उभर जाती हैं। उभरने से क्या होता है, उभरने से जो आपकी लंग्स की कैविटी का एरिया होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो गया, प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया, क्योंकि बाहर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से बाहर से फ़ौरन जो एयर है वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है और ताकि प्रेशर को बराबर कर दे। इस तरह हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस को बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना। जब सांस लिया, वो जो हमने मतलब सांस लिया, गैस अंदर लेकर गए, वो गैस गई हमारे लंग्स तक, एल्वेओलाई तक, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुई, और एट द सेम टाइम जो इम्प्योर एयर थी, मतलब जो कैपिलरीज थी, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एल्वेओलाई डक्ट में आया और दोबारा से रिवर्स चलता गया बैक टू बैक उसी तरीके से वापस आया और एयर एक्सहेल होगी। अब क्या हुआ कि जो हमारी जो रिब्स होती हैं, जो हमारा जो रिब्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और रेज्ड हुए, जो चेस्ट कैविटी हमारी रेज्ड होती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम दोबारा से वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती हैं। जब वो दोबारा से अपनी जगह पर आती हैं तो लंग्स की जो कैविटी, थोरैसिक कैविटी होती है, उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ा, अब बाहर प्रेशर कम है तो एक फ़ौरन से वो जो एयर है वो सारी एक्सपेल्ड आउट हो जाती है या एक्सक्रीड आउट हो जाती है। अब ये है कि ह्यूमन्स जो हैं ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 16 से 20 टाइम हम सांस लेते हैं, और ये नॉर्मल मतलब ये इंक्रीज़ भी करता रहता है और किसी किसी में डिक्रीज़ भी करता रहता है। फॉर एग्जांपल जब आपका कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा होती हैं तो आपको सांस ज़्यादा मतलब सांस फूल जाता है, तो आप जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी सांस इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का हर सेल रिस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई तो फ़ौरन ब्रेन के पास अलार्म जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो सांस ज़्यादा लें, मतलब ब्रीथ ज़्यादा करे, बॉडी जो है वो ब्रीथ ज़्यादा करे ताकि ऑक्सीजन जल्दी से बॉडी के अंदर आए और एक्सचेंज हो सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस है वो रिमूव हो सके। तो इस सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि जो ब्रीथिंग रेट होता है वो पहले अगर 16 से 20 है नॉर्मल कंडीशंस में, तो जब आप इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़ या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो 16 से 20 के बजाय 30 से 40 पर मिनट हो जाता है। जो सारा हमने ब्रीथिंग मैकेनिज्म पढ़ा है वो यहाँ पर डायग्राम से वो शेयर करें। एयर मूव्स इन, हवा अंदर आई, रिब्स रेज्ड हो गई, उभर गई, आपकी ये जो चेस्ट कैविटी उभर गई, जिसकी वजह से जो डायफ्रागम है वो लोअर्स डाउन हो गया यहाँ पर। और सिमिलरली जब एयर बाहर आती है रिब्स दोबारा से रिलैक्स हो जाते हैं और डायफ्राम भी ऊपर की तरफ मूव कर देता है। अब यहाँ पर आप ये टेबल को पढ़ेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। अब ये एयर के बारे में बता रहे हैं कि जो एयर हम अंदर लेकर गए
मतलब इनहेल की और जो एयर हमने एक्सहेल की, उन दोनों एयर्स को अगर हम एग्जामिन करें तो उसमें डिफरेंस क्या है। नॉर्मल बात है, मतलब लॉजिकल बात है कि जब एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के लिए ही इनहेल किया है। और जो एयर बाहर आ रही है, बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में आ रही है, दैट मस्ट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। यहाँ पर ये गैसेस के डिफरेंट गैसेस दी हुई हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स भी, और डस्ट पार्टिकल्स और टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, इंस्पायर्ड एयर जो हम इनहेल की एंड एक्सपायर्ड एयर जो एक्सहेल की। इंस्पायर्ड एयर जब हम हवा को अंदर लेकर गए तो कितनी परसेंट थी ऑक्सीजन, 21%। जब एक्सपायर की तो 16%, मतलब जो 5% है वो यूज़ हो गई। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इंस्पायर कर रहे थे, अंदर लेके जा रहे थे, वो 0.04 थी, लेकिन जब हमने एक्सहेल की तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 4% से इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 79% बिकॉज वी आर नॉट इन यूज ऑफ नाइट्रोजन while we are talking about ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हैं, ये वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, हम किस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो अंदर हवा लेके जा रहेंगे उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगी। और इसी तरह जब वो रिमूव भी होती है तो उसमें भी ये सिस्टम होता है कि वो सैचुरेट होकर रिमूव हो जाती है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल होती है, डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट के, बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट में है या बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में है तो ऑब्वियसली जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होते हैं। और जब आप एक्सपायर करते हो, मतलब आपके अंदर से जब हवा बाहर आ रही है, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। सिमिलरली द टेम्परेचर ऑल्सो वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट यू आर लिविंग एंड यू आर ब्रीथिंग। एंड जब आप जो एक्सपायर्ड एयर होती है हमारी बॉडी के मैकेनिज्म, क्योंकि अगर हम ठंडी एयर अंदर लेके जा रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो हमने पढ़ा जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो एयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो म्यूकस है, उसका डस्ट पार्टिकल्स एयर को क्लीन करने के साथ साथ एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करना भी उसी का काम है। इसीलिए जब बॉडी से एयर बाहर आ रही है, एक्सहेल हो रही है, तो उसका बेशक पहले टेम्परेचर जो भी था, लेकिन जब वो एक्सहेल हो रही है तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, वो ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, मतलब डिपेंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन होगा। ये आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस टॉपिक। बाकी जो द रिमेनिंग चैप्टर है आपका, वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।